शाम ढलने को थी। इक्का दुक्का दुकानों में बिजली के बल्ब रोशन होने लगे थे। ऊन का आखिरी सिरा हाथ में आते ही अदीबा को धक्का सा लगा कि पता नहीं अब इस रंग की ऊन का गोला मिलेगा कि नहीं। अदीबा ने कमरे की बत्ती जलाई और अपनी अम्मी को बताकर झटपट ऊन का गोला खरीदने निकल पड़ी। जाते जाते अदीबा बोली, अम्मी ऊन खत्म हो गई है, लाने जा रही हूँ, कहीं दुकान बंद न हो जाए। अम्मी ने कहा, अच्छा जा, पर जल्दी लौट आना, रात होने वाली है। लेकिन यह क्या, जहाँ सिर्फ दुकान जाने में ही आधा घंटा लगता है, वहाँ से ऊन खरीदकर आधा घंटा से पहले ही अदीबा वापस आ गई। यह कैसे? माँ ने बेटी के चेहरे को गौर से देखा। बेटी का चेहरा धुआं धुआं सा था और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। क्या हुआ अदीबा, ऊन नहीं लाई? अदीबा ने रोते हुए अपनी अम्मी को जो आप बीती सुनाई तो अम्मी के होश उड़ गए। अदीबा की आप बीती सुनकर अम्मी गुस्से से आग बबूला हो उठीं और उस नामुराद आदमी को तरह तरह की गालियां देने लगी। कुछ देर बाद जब अम्मी का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहना शुरू किया, अब तुझे क्या बताऊं बेटी, यह मर्द जात होती ही ऐसी है। उनकी नजरों में औरत का जिस्म बस मर्द की प्यास बुझाने का जरिया होता है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, वह भी एक दफा नहीं बल्कि कई कई दफा। इतना कहकर अम्मी अपने पुराने दिनों के काले पन्ने पलटने लगी। अम्मी ने अदीबा को बताया, जब मैं 5वीं जमात में थी तब एक दिन मदरसे के मौलवी साहब ने मुझे अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बिठाकर वे मेरे सीने पर हाथ फेरने लगे। वे अपना हाथ चलाते रहे और मुझे बहलाते रहे। मैं मासूम थी, इसलिए उनकी इस गंदी हरकत को समझ न सकी। उनकी इस गलत हरकत की वजह से मेरा सीना दर्द करने लगा था। हैरान अदीबा ने पूछा, फिर क्या हुआ अम्मी? उस जमाने में गलत और सही छूने का पता तो बड़े लोगों को भी ज्यादा नहीं था, मैं तो भला बच्ची थी। बहरहाल छुट्टी मिलते ही मैं रोते हुए घर गई और अपनी अम्मी से सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिर क्या था, अब्बू ने न सिर्फ मौलवी साहब की जबरदस्त पिटाई की बल्कि उन्हें मदरसे से बाहर भी निकलवा दिया। इसी तरह एक दिन मेरे दूर के रिश्ते के मामू अपनी 5 साल की बेटी के साथ हमारे घर मेहमान बनकर आए। वे तोहफे में ढेर सारी मिठाइयाँ और फल लाए थे। अपने रिश्ते के भाई की खातिरदारी में मेरी अम्मी ने मटन बिरयानी और चिकन कोरमा बनाया था। सबने खुश होकर खाया। अरसे बाद मिले भाई बहन अपने पुराने दिनों को याद करते रहे और मैं मामू की बेटी के साथ देर रात तक उछल कूद करती रही। यह बताते बताते जब अदीबा की अम्मी सांस लेने के लिए ठहरी तो अदीबा ने बेसब्री से पूछा, फिर क्या हुआ अम्मी? अम्मी ने कहना जारी रखा, जैसे कि हर बच्चा आने वाले मेहमान के बच्चों के साथ सोना पसंद करता है, वैसा ही मैंने भी किया और अपनी हमउम्र दोस्त के साथ मामू के बिस्तर पर ही सो गई। रात के किसी पहर में मेरी नींद तब खुली जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे तथाकथित मामू मेरी सलवार की डोरी खोल रहे हैं। मेरा हाथ फौरन सलवार की डोरी पर चला गया। डोरी खुल चुकी थी। मेरा हाथ अपने हाथ से टकराते ही तथाकथित मामू ने अपना हाथ तेजी से खींच लिया। मैं डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। यह चिल्लाना सुनकर मेरी अम्मी अपने कमरे से भागी भागी आईं और दरवाजा पीटने लगी। तथाकथित मामू ने उठकर दरवाजा खोला और अम्मी को देखते ही कहा, अदीबा सपने में बड़बड़ा रही है। अम्मी फौरन हालात की नजाकत भांप गईं और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले चली।
एक हाथ से सलवार पकड़े मैं थर-थर कांपती उनके साथ चल पड़ी। इस बीच उन मामू की बेटी भी जाग चुकी थी और सारा तमाशा हैरत से देख रही थी। उस हादसे के बाद से हमेशा हमेशा के लिए उन तथाक थी। मामू से हमारे परिवार का रिश्ता खत्म हो गया। अदीबा ने जोश में कहा, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे गंदे लोग रिश्तेदार के नाम पर बदनुमा दाग होते हैं। अम्मी जब यादों के झरोखों से वापस लौटीं तो फिर कहने लगी, छोड़ो, अब इस किस्से को यहीं दफन करो वरना जितने मुंह उतनी बातें होंगी। लड़कियां सफेद चादर की तरह होती हैं, जिन पर दाग बहुत जल्दी लग जाते हैं, जो छुड़ाने से भी नहीं छूटते, इसलिए भूल कर भी किसी से इस बात का जिक्र मत करना। दरअसल ऊन खरीदने के लिए जाते समय रास्ते में अदीबा को दूर के एक रिश्तेदार मिल गए थे। वे बातें करते हुए साथ साथ चलने लगे और चंद मिनटों में ही कुछ ज्यादा ही करीब होने की कोशिश करने लगे। अदीबा फासला बढ़ाकर चलना चाहती और वे फासला घटाकर चलना चाहते। पहले तो वे अदीबा के साथ सलीके से बातचीत करते रहे, लेकिन जैसे ही गली में अंधेरा मिला तो वे अपनी असलियत पर उतर आए। उनका हाथ बार बार किसी न किसी बहाने अदीबा के सीने को छूने लगा। अदीबा उनकी नियत भांप गई। फिर बिना लिहाज के एक जोरदार थप्पड़ उनके चेहरे पर रसीद कर दिया कि वे बिलबिला उठे। इसके बाद अदीबा ऊन का गोला खरीदने का इरादा छोड़कर बीच रास्ते से ही घर वापस लौट आई। बड़े मियाँ इस अचानक होने वाले हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके कानों में अचानक सीटियां सी बजने लगीं और आंखों के सामने गोल गोल तारे नाचने लगे। उन्होंने बिना इधर उधर देखे सामने वाली पतली गली से निकलना मुनासिब समझा। यही वजह थी कि अदीबा जब घर में दाखिल हुई तो उसका चेहरा धुआं धुआं था और सांसें तेज तेज चल रही थीं। बहरहाल इस तरह मां बेटी की बातचीत में कई परतें और कई गांठें खुलती चली गईं।